नमस्कार दोस्तों। ऐसा भी क्या कि दूर का रिश्ता बना दिया, तुमने जरा सी बात का किस्सा बना दिया। उसने तो पंख और दिया था ये आसमान, किसने हमारी सोच को पिंजरा बना दिया। तो आज जो हालात हैं उसमें किसी की सोच ने हमारे देश को, हमारे पूरे जीवन को पिंजरा बना दिया। ऐसा पिंजरा जिसमें हमारी सोच इतनी संकुचित हो गई कि हम कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते। हम अपने देश की बात करें तो यहां पर जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग दे करके जिस तरीके से आग लगाने का काम हो रहा है, वही करने के काम को वो लोग कर रहे हैं जिनको अमन चैन स्थापित करना जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको सद्मार्ग दिखाना जिम्मेदारी है, जो भगवा पहन के संत कहलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, यानी इतना कोमल होता है। लेकिन आज कथित संतों के वेश में तमाम सारे लोग किस तरह से नफरत बोते हैं, किस तरीके से घटनाएं करते हैं। हाल ही के दिनों में आपको याद होगा कैसे एक राजू दास कौन करके हैं संत, कथित संत, वो अखिलेश यादव के लिए गाली के शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक संत हैं कथित रूप से, वो कहते हैं चंद्रयान जो हमारे लिए उपलब्धि है, वो चंद्रमा तक पहुंचा है, कोई इंसान नहीं पहुंचा है, एक रोबोटिक पूरी व्यवस्था है। हमारे साइंटिस्ट के महान योगदान है, पंडित नेहरू का योगदान है कि उन्होंने ऐसा इसरो जैसा संस्थान बनाया कि हमारी ये उपलब्धि हमें मिली। उस पर वो कहते हैं कि उसे चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। चंद सी सफलताओं में आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से एक नफरत की बू आती है। चंद्रमा किसी एक का नहीं, पूरी दुनिया का है। आप जब यह कहेंगे तो आपको जो सहयोग मिल रहा है दूसरी जगह से, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि चंद्रयान को भेजने में भी जितने इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए उनमें बहुत सारे 80% से अधिक विदेशी है, वहां से मदद मिली। ये तो हमारे वैज्ञानिकों का वो जज्बा है, वो मेहनत है, वो लगन है, वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने उन्हें पढ़ा के इस काबिल बनाया, जो पंडित नेहरू ने स्थापित किए, वो आईआईटीज हैं, वो संस्थान है जिनके बूते ये यहां तक पहुंचे और हमें ये सफलता मिली और दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही। लेकिन आप अपनी कलुषित मानसिकता से यह करने की कोशिश करते हैं। चंद दिनों पहले आपको याद होगा नूह में हिंसा हुई, भयंकर हिंसा हुई। एक यात्रा निकालने के दौरान जिस तरह से यात्रा निकाल रहे लोगों ने एक धर्म विशेष के दूसरे धर्म के लोगों पर जिस तरीके से गंडे कटाक्ष किए, जिस तरीके से उन पर तमाम तरह के ऐसे शब्द कहे गए जो शब्द मैं आपसे नहीं कह सकता हूं, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें भड़काया गया। वहां से थोड़े से पत्थर बरसे तो यहां से गोलियां बरसी और दोनों तरफ से बिल्कुल जो हुआ वो शर्मनाक। और उसके बावजूद हरियाणा की सरकार इतना डर गई, तमाम निर्देशों के बावजूद उसने उस यात्रा को फिर से निकालने की अनुमति दी और आज ये फिर हो। क्यों ये नफरत पनपाई जा रही? क्योंकि इस नफरत से वोट निकलता है और इस नफरत की पूरी प्रयोगशाला चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, एक जगह नहीं चल। जिस तरीके से हरियाणा सरकार अपनी जांच को एक पक्षी बना रही है, जिस तरीके से उसे बदल करके उस हिंसा को, वो ये नहीं बात करती है कि गुड़गांव में भी हिंसा हुई, वो बात नहीं करती है कि रेवाड़ी में भी हिंसा हुई, वो बात नहीं करती है कि फरीदाबाद में भी हिंसा हुई और हरियाणा के तमाम भिवानी और दूसरी जगह भी हिंसा हुई। वो हिंसा करने वाले लोग को क्यों नहीं उन पे बात करते हैं? मोनू मानेसर हो या बिट्टू बजरंगी हो या और इस तरह के तमाम सारे लोगों पर क्यों नहीं बात हो? क्यों नहीं उन पे उस तरह से सख्त कार्रवाई होती? क्यों बचाया जाता है? क्योंकि आप हिंसक लोगों को बचाते हैं, आप बलात्कारियों को बचाते हैं, यौन उत्पीड़कों को बचाते हैं। आज हरियाणा विधानसभा
जब कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया कि एक महिला से जो कोच थी उसका यौन शोषण करने वाले उस मंत्री को, जो बगैर विभाग का मंत्री है, उसको आखिर क्यों मंत्री बना के रखा है, जबकि उसके खिलाफ इतने सबूत हासिल हो गए कि अदालत में उसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि उस चार्जशीट पे सवाल है कि तमाम सारे सबूतों को मिटाने का काम किया पुलिस ने, तमाम जो तथ्य दिए गए उन्हें शामिल नहीं किया, बड़ी हल्की चार्जशीट दाखिल की, लेकिन चार्जशीट तो हो गई। ये वैसे ही है जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, बड़ी हल्की कर दी गई, उन्हें जमानत मिल गई, सब कुछ हो गया। उसी तरीके से यहां पर, लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री कहता है हरियाणा का कि नहीं, मैं इससे इस्तीफा नहीं लूंगा, यानी यौन शोषकों को आप सजा के रखेंगे। और इसी तरीके से देश में हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इज्जत सम्मान को तार तार कर दिया। ओलंपिक में भारत का तिरंगा कुश्ती संघ के कारण नहीं फहर पा रहा है, कुश्ती की, भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता रद्द कर दी गई, और हमारे खिलाड़ी किस तरह से, लेकिन वहीं हमारे खिलाड़ी, वो भी हरियाणा से ही, नीरज चोपड़ा, तिरंगा लहराते हैं, सम्मान से लहराते हैं, और नफरत मिटाकर वो सेकेंड पोजीशन पे आने वाले पाकिस्तान के खिलाड़ी को बुलाकर बगल में खड़ा करते हैं और तिरंगा फहराते हैं। इससे तिरंगे की शान और बढ़ जाती है कि तिरंगा फहराता हुआ हमारा सिपाही, हमारा खिलाड़ी, हमारा युवा जज्बा दिखा रहा है, बगल में पाकिस्तान का खिलाड़ी उसके साथ में प्यार से अरशद खड़ा हुआ है, वो उसे बधाई देता है। यह हमें समरसता सिखाता है, सांप्रदायिक सद्भाव सिखाता है, प्रेम सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नफरत फैलाना जानती है, और वो नफरत की प्रयोगशाला चलाती है, न सिर्फ गुजरात में, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, जो है मणिपुर में भी, और देश के तमाम हिस्सों में, बिहार में, बंगाल में, जहां पर भी बात करें। तो इस प्रयोगशाला से, इसके कारण भारत के तमाम हिस्से आज अलग से हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए, छलनी हो रहा है भारत माता। और जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मणिपुर में हिंसा रोकने में कामयाब रहे, जिस समय वो ये कहते हैं उसी समय वहां हिंसा हो रही होती, और बेटियों से रेप हो रहे होते हैं, गैंग रेप हो रहे होते हैं, दर्जनों, सैकड़ों हो रहे होते हैं, हजारों हो रहे होते हैं, बेटियों की नग्न परेड निकाली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां आंसू नहीं बहाते हैं, क्योंकि वहां पीआर इवेंट नहीं। इसीलिए द टेलीग्राफ ने कहा घड़ियाली आंसू। तो घड़ियाली आंसू कहां बिकते, कि जब वो पहुंच जाते हैं एक पूंजीपति का फायदा पहुंचाकर, उसको ठेका पट्टा दिलाकर, जब वो पहुंच जाते हैं इसरो, तो इसरो में जाके वो दिखाते हैं कि हम किसके साथ, हम आंसू बहा रहे हैं। आंसू किस बात की? खुशी होनी चाहिए आपको ये ड्रामे नहीं करने चाहिए। आपके आंसू तब क्यों नहीं निकले जब बेटियों को नग्न घुमाया गया? आपके आंसू आज तब क्यों नहीं निकले जब मिर्जापुर में आज एक महिला को, असहाय महिला को, किस तरीके से दर्जनों लोगों ने पीटा और उसके बाद में उसको निर्वस्त्र कर दिया? आपके आंसू तब क्यों नहीं निकले जब मेरठ में एक महिला को नग्न परेड करा दी गई? आपके आंसू तब क्यों नहीं निकले जब मुरादाबाद में एक लड़की को सामूहिक बलात्कार होता है, उसे नग्न भागने के लिए मजबूर कर दिया जाता, कई किलोमीटर भर वो पैदल भागते हुए जाती है? आपको आंसू नहीं? आपको आंसू तब नहीं आए जब निर्दोष लोग इन सांप्रदायिक हिंसा में मार दिए जाते हैं। आपके आंसू तब नहीं निकलते हैं जब इस देश के अंदर बेरोजगार आत्महत्या करते हैं। आपके आंसू तब नहीं निकलते हैं जब हमारे सैकड़ों किसान मर जाते हैं
और आज वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी बेटियां आत्महत्या कर रही हैं अपनी लाज के लिए। और इस देश को आपने सबसे बड़ा बेरोजगार बना दिया, इसी नफरत में फंसा। आप इवेंट आयोजित करते हैं, चंद हजार अपॉइंटमेंट लेटर्स आप जो है देते हैं, नियुक्ति पत्र देने का करते हैं कार्यक्रम, और उनमें भी तमाम सारे कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं और तमाम सारे प्रमोशन वाले लोग। और ये तब है कि जब आप यह कह के आए थे हर साल 2 करोड़ को आप देंगे नौकरी, रोजगार। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बेरोजगार देश बना दिया गया है। भारत के 51% यानी 51% युवा बेरोजगार है, यानी आधे से ज्यादा इस देश के युवा बेरोजगार। 45 करोड़ ने रोजगार की संभावनाओं से बिल्कुल नाता तोड़ लिया है। उन्हें समझ में आ गया है अब रोजगार नहीं मिलेगा, उन्होंने रोजगार खोजना बंद कर दिया। 90 करोड़ बेरोजगार लोगों का देश बना दिया है आपने। चंद साल में ही 12 करोड़ लोगों के नौकरियां छीन ली। अकुशल लोगों को रोजगार देने वाला एमएसएमई सेक्टर्स, गरीबों और मजदूरों को रोजगार देने वाला वो एमएसएमई सेक्टर आपने बर्बाद कर दिया है। इस हालत में आपने लाके खड़ा, चंद पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। और जिस तरीके से आपने बर्बाद किया है व्यापार, व्यवसाय और सब कुछ, जहां पर जिससे बात करिए वही कहता है बड़ी तकलीफ। देश को महंगाई की आग में झोंक दिया है, जबकि मुनाफा आप कमा रहे हैं, तमाम पूंजीपतियों को कमवा रहे हैं। और लोग इस कारण से आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आपको आंसू नहीं आते। आपको तब आंसू नहीं आते जब हमारी महिला पहलवानों के साथ में यौन शोषण होता है। हमारे नीरज चोपड़ा को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने तब भी बोला था जब हमारी बेटियों के साथ में ये बीभत्स घटनाएं हो रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था। वो सेना में नौकरी करते हैं लेकिन नौकरी की परवाह नहीं करते। वो तब भी बोले थे जब नूह में हिंसा हुई थी, उन्होंने अमन की बात की थी। वो तब भी बोले थे जब मणिपुर में इस तरह से हिंसा हो रही थी और बेटियों के साथ जो हो रहा था उसकी शांत की। आप तब भी चुप, लेकिन आपको क्रेडिट लेना है। तब आप जब वो पदक जीतते हैं तब आप क्रेडिट लेने भागे चले आते हैं। आपका योगदान नहीं है, हमारे उन खिलाड़ियों का योगदान। आपने उन्हें कुछ नहीं दिया है। यह तो कांग्रेस की बनाई हुई, पंडित नेहरू की बनाई हुई नीतियां हैं, जिनके कारण, राजीव गांधी की बनाई हुई नीतियां हैं, जिनके कारण आज इन युवाओं को खेल में अपनी उपलब्धि दिखाने का मौका मिल रहा। यह कांग्रेस का दिया ही संविधान है, जिसके बूते आज वो अपनी लोकतंत्र की बात करते हैं। जिस लोकतंत्र को आप कुचलते हैं, आप जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, अभी हाल के दिनों में आपने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किया, असली अपराधियों के आप छापे नहीं डाल रहे, बल्कि जिन्होंने उसकी खबर दी, जिन्होंने वो केस पकड़वाया, उनके यहां आप छापे मार रहे हैं। ये वही स्थिति है जैसे मणिपुर में बेटियों की नग्न परेड निकाली जा रही थी, उनको आपने नहीं सजा, आप उन्हें पकड़ रहे हैं जो वीडियो बनाता है, जिससे कि पूरी दुनिया जान पाई कि भारत में क्या हो रहा है। आप पूरी दुनिया में भारत को लजवाते हैं, तब आपको आंसू नहीं आते। जब आप चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं और इस देश का हक छीनते हैं, डाका डालते हैं, तब आपको आंसू नहीं आते। आपको आंसू तब भी नहीं आते हैं जब आजादपुर मंडी में रामेश्वर रोता है कि हम कैसे अपने उसको भरें, और आपको तब भी आंसू नहीं आते हैं जब ऑनलाइन लोनी का वो व्यापारी आत्महत्या कर लेता है। आपको तब भी आंसू नहीं आते हैं जब रेडिसन का मालिक गाजियाबाद का दिल्ली में आत्महत्या कर लेता है कि वो कर्ज नहीं दे पा रहा है आपकी नीतियों के कारण। आज देश के बैंकों को आपने बर्बाद कर दिया है, देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, और उनमें बेरोजगार, बेकार युवा नशे का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं, और न जाने किस किस चीज का। इसीलिए आत्महत्या का रेट पूरे
आज तक के इतिहास में सबसे बढ़ गया, सबसे ज्यादा भारत पर कर्ज बढ़ गया। और आप कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, जबकि स्थिति यह है कि आपने देश को कर्जदार बना दिया। 54 करोड़ का कर्जदार देश था, आज 172 करोड़ से ज्यादा का कर्जदार देश। यह है आपकी देन। आपने इस देश को बर्बादी में ढकेला है और उसके बाद में आप आंसू दिखाते हैं, इवेंट आयोजित करते हैं कि आप नौकरी दे रहे हैं, जबकि आपने सबसे ज्यादा नौकरी छीनी। और स्थिति यह है कि 45 साल के इतिहास सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके समय में। उस समय जब कुछ नहीं था देश में, तब बेरोजगारी थी। आज शिक्षा जब 18% होती थी साक्षरता, आज जब कांग्रेस 78% पे छोड़ के गई, आपने उसको खराब किया। बच्चों का स्कूल का ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया। यह स्थिति तो आपने यह देश को दिया है कि देश को अनपढ़ बनाइए। देश के जो शिक्षण संस्थान है उनमें फीस इतनी ज्यादा कर दी कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना मुनासिब नहीं। परेशान है लोग, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। न बच्चे सुरक्षित हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित हैं, न आम आदमी सुरक्षित। सुरक्षित सिर्फ आपके अपने चहेते हैं। कंगना रनौत को जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी जाएगी और न जाने किन किन लोगों को, ऐसे लोगों को दे दी जाएगी। और जो देश के लिए लड़ेंगे, देश के अमन शांति के लड़ेंगे, उनका आप हक छीनेंगे। तो यह देश आपने बना दिया है, आपने नफरत का देश बना दिया है। हिंदू राष्ट्र के नाम पे इस देश को आपने जला दिया है, आग लगा दी। और जहां 4 साल पहले कोई यात्रा नहीं निकलती थी, आज ब्रज मंडल की यात्रा के नाम पे आप फिर सुलगाने का काम कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं। यह हालत तब है जब सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार फटकार लगा रहा है। आपके भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। भारत के इतिहास में आज तक इतने भ्रष्टाचार नहीं हुए जितने आपके शासनकाल में। और इसके बाद आप खुद को ईमानदार कहते हैं, तब तो फिर समझ में आता है कि आप हैं क्या। वास्तव में आपने इस देश की आवाज को दबा दिया है। जो कोई आपको बोलता है उसे कैसे रगड़ना है, यह आपका मंत्र हो गया। तो यह आपका सत्य है। और यदि इसके खिलाफ राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, सच बताते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, उनको सजा सुना दी जाती है और न जाने क्या क्या उनके साथ होता है। उन्हें बदनाम करने का हर प्रयास होता है, हर साजिश रची जाती है। यह है आपका इतिहास, यह है आपका। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब आपके पूर्वज गद्दारी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, और आज आप खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। इस देश को 2 हिस्सों में, टुकड़ों में करवा दिया, यह आपकी राजनीति थी। देश को जोड़ने की राजनीति थी सरदार पटेल और गांधी की, नेहरू की, और उन्होंने इस देश को जोड़ा, आपने बांटा। और अब भी आप वही कर रहे हैं। देश को बांटो, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वही आप अपना रहे हैं, देश को जला रहे हैं। इस पर आपको आंसू नहीं आते, तो आपको आंसू सिर्फ घड़ियाली आते हैं। इसको आम लोगों को समझना होगा, हमें समझना होगा और सच के साथ खड़ा होना होगा। जय हिंद।